अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। तो बिल आखिर हमने देखा कि एक उधार के मैंडेट के ऊपर पंजाब असम्बली की जो पीएमएलएन की अक्सरियत है, उन्होंने हलफ़ ले लिया, बाकी लोगों ने भी लिया है और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी वहाँ पे अपने साइन शाइन कर दिए हैं और अब यही इसी हलफ़ और इसी मैंडेट के साथ वो हुकूमत करने जा रही हैं। अब वो कैसी होगी उसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और साथ-साथ फेडरल गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो अभी तक नज़र आ रहे हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज भी गुफ्तगू होती रही सारी जगहों पे मुख्तलिफ लोग अपनी-अपनी आरा दे रहे थे, वो ये था कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा है आईएमएफ के लिए, वो जो लेटर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको नहीं लिखना चाहिए था, वो कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया है और ये कि पाकिस्तान की जो ये सबसे बड़ी जमात है, ये मुल्क दुश्मन जमात है और इनको पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ कोई सरोकार नहीं है। तो ये तरह चीज़ें देखते हैं, फिर हमने देखा कि इमरान रियाज़ खान जो हैं, उनको असर-ए-नौ अगवा किया गया दोबारा से और अब उनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है। इसके बाद अब क्या होगा, इसका ज़रा तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो मुझे ये ज़रा पहले थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दें कि ये जो अब मरियम साहिबा जो हैं, वो अब ज़ाहिर है कि लीड में आ गई हैं। तो जो बाकी ख़ानदान है, जो ज़ाहिर है किसी ज़माने में यहाँ पे हमज़ा की भी हुकूमत रही है और बाकी सब लोग वो थे, वो कहाँ पे चले गए? वो अब फेडरल में रहेंगे, वो इधर नहीं आएँगे, इधर का रुख नहीं करेंगे पंजाब का? हाँ, अभी जो इब्तदाई इतलात हैं, वो तो यही है कि हमज़ा शहबाज साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो अब मरकज़ की सियासत करेंगे और मरियम जो है वो सूबे की सियासत करेंगी और मरियम की मावनत के लिए उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को भी मैदान में उतार दिया है और उनकी पसे पुष्ट पे जो है वो परवेज़ रशीद भी होंगे और इरफान सदीकी भी होंगे। ये वो ग्रुप है जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत क्लोज़ रहता है, बहुत क्लोज़ रहा है। शरीफ के साथ जो है वो ये काम करते रहे, तो इसलिए मरियम की मावनत के लिए अब परवेज रशीद, इरफान सदीकी और मरियम औरंगजेब को मैदान में उतारा गया है। एक बात तो ये है। हुँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन मसला ये है, ये तो एक वो फार्मूला है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक हाँ, हिडन फार्मूला भी है। वो हिडन फार्मूला ये है कि पंजाब की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है, उस पर नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है और शहबाज हुँ, शरीफ पिछले कई वर्षों से पंजाब की सियासत में इन रहे हैं। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरियम से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखेगी, एक बात। और जो हमजा शहबाज है, वो अपने वालिद के दौर में भी एक डिफेक्टो किस्म के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अब हुँ, भी बहुत सी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जहां शहबाज शरीफ को देख रही होगी, वहां वो हमजा शहबाज की तरफ भी देखेगी। लेकिन क्योंकि मरियम जो है वो हुँ, बड़ी एग्रेसिव खातून है और इतनी हाँ, आसानी से वो चीजों पे कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है कि वो खुद जो है वो कमजोर सी वज़ीर आला बनकर बैठ जाए और पसे पुष्ट जो है वो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज बड़े मैदान में हो। लेकिन मरियम को अभी एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जाती उम्रा में बैठे होंगे और जब तक हाँ, नवाज शरीफ पाकिस्तान में है तो मरियम के लिए शायद कोई बड़ी उस तरह से मुश्किल ना पैदा की जाए। लेकिन हुँ, अगर नवाज शरीफ साहब वापस चले जाते हैं लंदन, तो फिर हाँ, मरियम साहबा के लिए कुछ मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि अकेली हो जाएँगी। मुस्लिम लीग नून की भी जो सीनियर क्यादत है, उसमें हुँ, बेशतर लोग ऐसे हैं जो मरियम की लीडरशिप को उस तरह से कबूल नहीं करते। वो ज्यादा उनका झुकाव शहबाज शरीफ साहब की तरफ है। हुँ, तो ये एक चैलेंज रहेगा वो मरियम उनका रहेगा। नवाज के लिए, जब वो हुकूमत करने के लिए आगे बढ़ेंगी, कि वो किस तो तरीके से ऑपरेटिव मॉडल में आती हैं। तो फिर बेसिकली उन्होंने नवाज शरीफ ने फिर हमजा को दूर कर दिया अपने से और डिच कर दिया है कि अब हमजा का कोई मुस्तकबिल उनके साथ नहीं है वाबस्ता। अब उनकी लाजमी बात है। बेटी अब जो है वो। क्या है, देखिए ना, वो तो यहां तक देखना चाहते थे कि मरियम नवाज मुल्क की वजीर आजम हो। वो तो हाँ, देखिए ना, मुस्लिम लीग नून की जो बागदौड़ है मुतबादल क़यादत के तौर पर नवाज शरीफ के बाद, वो उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया कि वो मरियम नवाज साहिबा है और हाँ, मरियम नवाज ही पार्टी की मुस्तकबिल की लीडर भी है। इसीलिए हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ साहब की रिजर्वेशन रहती रही है। और अब क्योंकि मरकज में बैठे होंगे शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के साथ जो कोलेशन है, उसमें शहबाज शरीफ साहब की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है जरदारी साहब के साथ बनिस्बत ये कि मरियम के साथ। तो जो भी मामलात होंगे, हुकूमती मामलात, चाहे वो सूबे के सतह पर हो और चाहे वो वफाकी सतह के ऊपर हो, उसमें आप देखिएगा कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अगर ये सिस्टम चलना है हाँ, तो उनका ज्यादा रोल होगा। हुँ, ज्यादा रोल होगा
और उसी रोल की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मरियम साहिबा आगे जाकर उनके लिए कुछ सियासी परेशानियां जो है वो जरूर पैदा होंगी मैं इसलिए पूछ रहा अपना हूँ, मुस्लिम लीग के अंदर से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ही के जो जवाब है उसमें से एक मुझे अचानक ख्याल आया कि ये जो सूरत हाल अब बनेगी उसमें हम देखेंगे कि हमजा जो हैं, ज़ाहिर है उनकी ही इज़ वेल एंट्रेंच्ड, उनके अभी तक टेंटिकल्स तो पंजाब में मौजूद हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके ताल्लुकात होंगे। तो अगर उनको ये फीलिंग आएगी कि मुझे इन्होंने बीच में से निकाल दिया है, तो वो कहीं ये तो नहीं हो सकता कि वो अपनी तौर पे जिस तरह पहले भी उनके साथ एक टसल रही है उनकी, तो वो इनको नाकाम बनाने के लिए पीछे रह के कोशिशें इस तरह की करते रहें? देखिए वो उनको इस बात का गिला तो है कि पंजाब की सियासत से उनको बेदखल किया गया है और नवाज हाँ, शरीफ साहब ने बेदखल किया है, मरियम नवाज ने उनको बेदखल किया है और यही वजह है कि वो इंतखाबी सियासत में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए और अभी भी बिल्कुल वो नहीं होगा। साइड लाइन के ऊपर है। और उनको ये हाँ, भी गिला है कि उनके बहुत से जो क्लोज दोस्त थे और साथी थे उनको टिकटों से भी महरूम किया गया है, चाहे वो औरतों की मखसूस नशिस्तें थी और चाहे वो जनरल नशिस्तें थी। लेकिन अभी वो फौरी तौर पर तो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, फिलहाल तो खामोश होंगे। और जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब अगर वापस चले जाते हैं पाकिस्तान हाँ, से और लंदन जाके बैठने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि मरियम नवाज में और हमजा में और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कुछ मसाइल पैदा होंगे खसूसी, ठीक हुकूमती है। अमूर को चलाने के हवाले से। ठीक है। अच्छा, ये जो अब इजलास हुआ है, उसमें हमने देखा कि उन्होंने मैंडेट तो जिस तरह का भी है, उसमें अब उन्होंने हलफ़ भी ले लिया, सब कुछ हो गया। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, उसमें हमने देखा कि असलम इकबाल को नहीं आने दिया गया और पहले तो सुना कि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं। लेकिन कल आज जो है, क्या अब असलम इकबाल साहब आ सकेंगे सेशन में या उनको अभी भी नहीं आने दिया जाएगा? और फिर ये कैसी जमहूरियत होगी कि जिसके साथ उनका मुकाबला होना है वज़ारत आला के लिए, ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा। देखिए बात यह है कि ये सबको पता है कि किस तरीके से ये इंतखाबात हुए, किस तरीके से इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए और किस तरीके से अब हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही है, ये सबको हुँ, मालूम है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। इसलिए ये सारा खेल जो है इसी बुनियाद के ऊपर सजाया गया था कि पीटीआई को हर सूरत में आइसोलेट करना है। अगरचे वो बड़ा मैंडेट भी लेकर आए लेकिन उसके बावजूद यही तय किया गया कि उनको किसी भी सूरत में कोई स्पेस नहीं देनी है। अब आप देख लीजिए कि असलम इकबाल साहब का मामला हो या बाकी लोगों के मामलात हो, वहां पर अभी भी रियासती और हुकूमती सख्ती जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मरियम एग्रेसिव लीडर है, तो वो अपने मुखालफिन के खिलाफ भी एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखती हैं। वो उस तरह से स्पेस नहीं देंगी जिस तरह से कोई शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इतदाल पसंदी पर मबनी पॉलिसी को लेकर चलना चाहता हो। और जब मरियम औरंगजेब भी वहां पर मौजूद हो तो फिर आपको और ज्यादा चीजों को देखने का मौका मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि असलम इकबाल साहब, क्योंकि असलम इकबाल साहब को मसला ये है, अगर वो सामने आते हैं तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं और इतने अरसे हाँ, से उनका सामने ना आना जो है वो बुनियादी तौर पर यही था कि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं और गिरफ्तार नहीं देना चाहते। तो अब अगर वो सामने आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि देखिए वो लाहौर में रहते हैं और उनको पिशावर हाई कोर्ट से जाके रिलीफ लेना पड़ा था, लेकिन उसके हाँ, बावजूद उनके लिए अभी सख्तियां हैं। तो अब देखना होगा कि अगर वो सामने आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको गिरफ्तार हुँ, तो लाजमी किया जाएगा अगर वो सामने आने की कोशिश करेंगे। और अब इसी तरह हमाद अजहर का मामला भी है, लेकिन मेरा हाँ। ख्याल ये है कि अभी पीटीआई के ऊपर जो सख्ती है वो खत्म होने वाली नहीं है, वो अभी सख्ती चलेगी, लेकिन उनके ऊपर और ज्यादा सख्ती चलेगी और लेकिन कोशिश की जाएगी सुलैमान कि जब तक ये हुकूमती अमूर सारे तय नहीं हो जाते उस वक्त तक हुँ। इनको कोई रिलीफ ना दिया जाए। नहीं, रिलीफ़ ना दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि अभी हमने अभी 2-4 दिन पहले ही सुना था जी कि जी फ़ॉर्म 45 की बात ना करें, चौधरी गुलाम हुसैन को भी ऑफ़र कर दिया, वो भट्टी साहब जो हैं उनको भी ऑफ़र कर दिया, उनको भी मना कर दिया प्रोग्राम से। तो कह रहे हैं कि जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड का तो मतलब ये है कि फिर ये 9 मई वाला भी जो कहानी है इसको भी बंद करें, इसका भी जो लोग अंदर रखे हुए हैं उनको भी छोड़ें और मूव फॉरवर्ड करें फिर। अगर मूव फॉरवर्ड करना है लेकिन तो वन वे तो नहीं होगा ये ना? जो लेट्स मूव फॉरवर्ड है, ये जो लेट्स फॉरवर्ड है, इसका हाँ, मतलब ये है कि बाकी सारे मामलात पे मट्टी डालें और आगे बढ़ें। यानी अब हाँ, आप इंतखाबात की धांधली पर बात ना करें, फॉर्म 45 पे बात ना करें, फॉर्म 47 पे बात ना करें। इमरान खान साहब जो है वो सियासत से किनारा कश हो जाएं, पार्टी जो है वो किसी और को दे दे और ये सारे मामलात करने के बाद जो है ना फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब मसला ये है कि जो मफाहमत और रिकंसिलेशन की पॉलिटिक्स होती है वो गिव एंड टेक की बेसिस पे होती है। ये नहीं हो सकता होता कि आप किसी पार्टी को डिक्टेशन देकर कहेंगे आप आइए रिकंसिलेशन पर और ये पॉइंट है इसके ऊपर आप इत्तेफाक कर लें।
ये फिर रिकंसिलेशन तो ना हुई, ये तो बुनियादी तौर पर आप किसी को मजबूर कर रहे हैं कि जनाब आपके पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी भी जो दोस्त, बहुत से लोग जो रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कल हमारे भाई जो है सुहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिखा और उन्होंने भी एक मशवरा दिया, एस्टैब्लिशमेंट को भी मशवरा दिया, हुकूमत को भी मशवरा दिया कि अगर आपने वाकई आगे बढ़ना है तो अब आप इमरान खान के बारे में आपको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और जो 9 मई के बाद के जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा करना होगा और आप जेन्युइनली जो है ना रिकंसिलेशन की तरफ जाएं, अगर वाकई आप जाना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि इंतखाबी नताइज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बहस ना हो तो तब आपको दूसरी तरफ से रिलीफ देना होगा। लेकिन लगता यह है कि अभी भी जो हमारे यहाँ रिकंसिलेशन से मुराद ये ली जा रही है कि हम जो है बस एक पार्टी को दबा दें और बाकी सब मिलकर इत्तेहाद कर लें और पीटीआई के अंदर से भी लोग इमरान खान से लाताल्लुक हो जाए और आकर इत्तेहाद की बात करना शुरू कर दें। और देखिए मुझे अब ये लगता है जैसे 9 मई का जो मामला है ये कोई पीएमएलएन की भी जिद बन गया है, यानी पीएमएलएन की सियासत का बुनियादी नुक्ता भी जो है ना वो 9 मई की बुनियाद पे घूम रहा है। अब आप एक और देखिए रिकंसिलेशन की बात की जा रही है, एक रिकंसिलेशन की जो बात की जा रही है, अभी आज के दिन तक जो है इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और पीटीआई को जो रिजर्व सीटें हैं वो देनी है या नहीं देनी है। अच्छा, अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान है, लेकिन कल पीएमएलएन के लोग मुतालबा कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें ना दी जाएं। भाई ये आपका मसला तो नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन जाने और कोई जाने। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन अपनी जिद बना चुकी है कि किसी भी सूरत में उनको स्पेस नहीं देनी है अपना पीटीआई को, तो इस वजह से वो भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। और मरियम के लिए अभी एक और चैलेंज ये है कि सिंध में देखिए ना वहां कोई बड़ी अपोजिशन नहीं है, लेकिन पंजाब में एक बहुत बड़ी अपोजिशन 125 के करीब बंदे जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं और वो खड़े हुए हैं। कल उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, नारेबाजी की है, रेजिस्टेंस दिखाई है, शो किया है, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया है। तो ये भी एक बड़ी मजबूत किस्म की अपोजिशन जो है और पीटीआई की सूरत में पीएमएलएन के लिए होगी। और वैसे भी पंजाब की सियासत में दो ही फरीक है इस वक्त, एक पीटीआई और एक पीएमएलएन है। तो मुकाबला जो कांटे का अपोजिशन का मुकाबला है वो भी पंजाब के अंदर ही होना है और ये पार्लियामेंट के अंदर भी होना है, यानी ईवान के अंदर भी होना है और ईवान से बाहर भी होना है, यानी कौमी असम्बली के अंदर भी होगा, कौमी असम्बली से बाहर भी होगा, पंजाब असम्बली के अंदर भी होगा, पंजाब असम्बली से बाहर भी होगा। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ये चैलेंज है कि एक तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो इख्तियारात को लेना चाहती है लेकिन हुकूमती अमूर की जो जिम्मेदारी है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत से चैलेंजेस आप देखिएगा आगे जाकर जब ये हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो इनको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। और ये अपोजिशन सिर्फ पंजाब की सतह पे नहीं है, मैं देख रहा हूं महमूद खान अचकजई के और अख्तर मैंगल के तेवर, और मैं देख रहा हूं जमात इस्लामी का मामला, अवामी नेशनल पार्टी का मामला, जिस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को एलिमिनेट किया गया है बलूचिस्तान से, उसके ऊपर उनका सख्त रद्द-ए-अमल मौजूद है। इसी तरह से कराची में जमात इस्लामी को जिस तरह से आउट किया गया है और पीटीआई को आउट किया गया है उसका भी रद्द-ए-अमल मौजूद है। तो मैं तो आगे देख रहा हूं कि पॉलिटिक्स और ज्यादा पोलराइज्ड होगी ये तमाम तरह हुकूमती तस्कीर के बावजूद। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और जो इशू आज बहुत ज़्यादा टेकअप हुआ और हर एक बंदा जो है उसके ऊपर बात कर रहा है और वो है आईएमएफ को ख़त लिखने का। तो इस मामले में आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या वाक़तन इमरान खान के ख़त लिखने के बाद पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है वो ख़तरे में पड़ जाएगी? और कहा जा रहा है कि ये जो पीटीआई है ये और इनका चेयरमैन साहब जो हैं वो बानी चेयरमैन वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये हैं और वो हैं। देखिए बात यह है, एक है कि किसी का खत लिखना हिकमत अमली में ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये जो हम फौरी तौर पे कौमी सलामती, मुल्क से गद्दारी के जो मामलात लेकर आ जाते हैं और कहा जाता है कि ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है, इमरान खान मुल्क को दोलख्त करना चाहता है, इमरान खान मुल्क को तोड़ना चाहता है, ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है, ये इस रियासती दुश्मनी का मुजाहरा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत को अब इससे बाहर निकलना चाहिए और जरा पॉलिटिकल मेजोरिटी शो करनी चाहिए। ये चीजें पिट चुकी हैं, ये चूरन बिकने वाला नहीं है। ये चूरन आपने बेचने की कोशिश की 1.5 साल में, लेकिन अवामी मैंडेट ने इसको रद्द कर दिया था। इसलिए ये बार बार इमरान खान पर ये इल्जाम लगाना कि जनाब कि वो कोई मुल्क दुश्मनी कर रहा है और रियासती अमूर से गद्दारी कर रहा है, मेरा ख्याल है कि अभी इमरान खान को जरा बाहर निकाल देना। ये जो आईएमएफ के साथ बेशुमार मामलात जो माजी में तय होते रहे, आपको याद है ये जो बिलावल भुट्टो साहब है, ये कौमी असम्बली में तकरीर करके कहते थे ये फाड़ दो आईएमएफ का जो है ना अपना मंसूबा, ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है, ये पाकिस्तान से फना है। उस वक्त फिर आपने बिलावल भुट्टो पर ये इल्जामात लगाए थे
या इन्होंने इस पे लगाए थे, मेरा ख्याल है कि इससे बाहर निकले। अब आप आ जाएंगे खत लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। सवाल ये है कि उस खत का ज्यादा से ज्यादा मंदरजात क्या है। एक मीटिंग हुई थी IMF के वफद की इमरान खान से माजी में, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हमायत करेंगे, लेकिन ये हमायत हमारी मशरूत होगी कि अगर आप इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाएं। उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में बर वक्त इंतखाबात भी हो और मुनसफाना और शफाफ भी हो। उसकी उन्होंने एक किस्म की इंटीमेशन उनको की है कि जनाब ये चीजें नहीं हुई हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन सपोर्ट करे तो हमारा कंसर्न आप एड्रेस करें। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि PTI के अंदर भी इस पर इत्तेफाक नहीं है। कुछ लोग, मैं कल देख रहा था PTI के लोग कह रहे थे कि शायद ये मतअमली दुरुस्त नहीं है, हमें नहीं लिखना चाहिए था और इससे नए मसाइल पैदा होंगे, बिला वजह नया प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ शुरू हो जाएगा, पहले ही हम मुश्किल के अंदर है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी लिखना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कोई पार्टी के अंदर बड़ी मुशावरत तो नहीं हुई है, बस ये इमरान खान की ख्वाहिश थी जिसकी तकमील की गई है। और मुझे लगता है कि अगर इस पे थोड़ा सा वेट किया जाता और पहले पाकिस्तानी अदालतों के अंदर और पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर इस मसले को जितना उठाया जा सकता है उठाने की जरूरत है। और ये बात देखिए ना, IMF को पता है, बाहर की दुनिया को पता है, जितना कुछ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आ गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये आप अपनी जबानी गुफ्तगू में भी कर सकते थे कि जनाब इंटरनेशनल दुनिया, और कहा भी आपने कि इंटरनेशनल दुनिया इन चीजों को नोटिस ले कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबात के अंदर डकैती हुई है। तो मेरा ख्याल था कि शायद खत लिखने वाला मामला जो है जरा प्री मिच्योर मुझे लगा है, और उससे खुद PTI के अंदर भी जो है ना मुझे मसाइल नजर आएंगे। लेकिन सलमान भाई, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि देखें, आपने कहा कि अगर उनको इंसाफ मिलता है, अदालतें जो हैं उनको कुछ ना कुछ देती हैं, कुछ ब्रेक थोड़ी सी मिल जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अदालतों की तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी एक एक होता है ना, जिस तरह बिल्कुल दरवाजा ही बंद कर दिया गया है। अभी आप देखें शौकत बसरा की, मैं उसकी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा, उनकी तो बात ही नहीं सुनी काजी साहब ने। इसी तरह बाकी जो मामला थे, फॉर्म 45 का मामला, कोई बात आपकी बात बजा है कसाना साहब जो आप बात कर रहे हैं, और यही बात समझने की है कि अगर आप पाकिस्तानी इदारों के अंदर से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर देंगे, लोगों को रिलीफ नहीं देंगे और अदालतें जो है उस पर खामोश तमाशाई बन जाएंगी, इलेक्शन कमीशन अपनी बेबसी का इजहार करना शुरू कर देगा, और सियासी जमातें जो इक्तदार में आ रही हैं वो भी कोई स्पेस देने के लिए तैयार ना हो, इस्टेब्लिशमेंट भी कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार ना हो, तो जब आप एक सियासी जमात को बंद गली में फेंकने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल होता है, लोग दुनिया को बताते हैं। और आज की ग्लोबल दुनिया में ये बातें छुट्टी तो है नहीं, आप दुनिया को बावर करवा रहे होते हैं कि जनाब ऐसी चीजें हैं तो इसके ऊपर आप एक्शन लें, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा प्री अर्ली हो गया, ये थोड़ा सा इसको वेट एंड सी किया जाता और जरा पार्टी के अंदर भी मुशावरत हो जाती। यानी कल मैं आमिर डोगर की पूरी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो पार्टी के अंदर चीफ व्हिप है PTI के, लेकिन लगता है कि लोगों को इत्तेमाद में नहीं लिया गया पार्टी के अंदर और बस एक अमल कर दिया गया। तो उससे ये ना हो पहले ही पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इसका जो कुछ हो रहा है उस पर ही बड़ी वो सुकड़ी हुई है और मजीद उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाए। तो जरा थोड़ा सा हिकमत अमली का मसला है कि किस तरीके से इसको डील करने की जरूरत थी। बाकी ये बात बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान के इदारे जो है इस वक्त, पाकिस्तान की अदालतें जो है वो कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, इंतखाबात की धांधली को जांचने का बुनियादी नुक्ता जो है फॉर्म 45 है। आप उसको पसे पुश डालकर 47 और 49 की बात कर रहे हैं, आप 45 और 46 की बात नहीं कर रहे हैं। और ये आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि फॉर्म 45 की कहानी कोई और है, 46, 47, 49 जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब ये सवालात है, अगर हम इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे और ये कहना कि जी मैंडेट पर हमने जो करना था कर लिया, अब आ जाओ रिकंसिलेशन कर लो, ये रिकंसिलेशन नहीं होती इस तरह से। जब तक आप दूसरी पार्टी के कंसर्न्स जो है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, मसलन आपने इस्लामाबाद के सारे हल्कों के नताइज जारी कर दिए, सलमान अकरम राजा का दोबारा से जारी कर दिया, अच्छा लोगों की दरखास्तें सुन नहीं रहे, उठा कर फेंक रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। भाई इलेक्शन कमीशन तो खुद एक मुतनाज़ा इदारा बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन करवाया होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था ये क्यों बैठा था, क्या वजह है, क्या वजह है कि फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए जा रहे, क्या वजह है कि फॉर्म 45 को बुनियाद नहीं बनाया जा रहा
रिजल्ट्स को कंपाइल करने में, वहां वो खामोश होकर बैठ गए। तो जब वो खामोश होकर बैठ गए तो इसका मतलब है वो पार्टी है। अब इलेक्शन कमीशन पे लोगों का वो इत्मीनाद नहीं है। और मैं तो आपके प्रोग्रामों में पहले कहता रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अपनी तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाएगा, और वही हुआ है। और यही इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन करवा दिया गया है जिसने कौम को यकजा करने की बजाय कौम को तकसीम कर दिया है। और ये जो पोलराइजेशन थी ये और ज्यादा डिवाइड हो गई है। और लोगों को पता है, मैं कल मिसाल के तौर पे मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ था मॉडल टाउन में, तो वहां एक साहब मिले जो वहां पे पोलिंग एजेंट थे और सलमान अकरम राजा के इलाके के अंदर। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोलिंग स्टेशनों से 7,500 की लीड से जीता है सलमान अकरम राजा। और कहता जब रात को रिजल्ट आया यानी अगली सुबह तो हमें बताया गया कि हम हार गए हैं। जब लोग, और ये मॉडल टाउन के पढ़े लिखे लोग हैं, मियां आमर महमूद के इलाके के लोग हैं, अगर इनके साथ ये ज्यादती हो रही है तो छोटे इलाकों के अंदर आपने क्या कुछ नहीं किया होगा। शौकत बसरा की जिसकी आपने मिसाल बताई है, वो पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन वाले इजाजुल हक को कैसे आपने जिता दिया। ये सवालात तो है ना इस इलेक्शन के बारे में। अब अगर कोई कहता है जी मट्टी पाओ, कोई कहे जी मट्टी पाओ, अच्छा जी 2018 में भी ऐसे हुआ था, भाई इसका मतलब है 1977 में भी ऐसा हुआ था, फिर क्या करें, आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो निकाले ना। और देखिए अगर इलेक्शन के ऊपर इतराजात हैं तो उसका रास्ता निकालें कानूनी तरीके से ताकि लोग उसको एड्रेस करें। वो भी नहीं करना चाहते आप, वो भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी देखें कि क्या हमारी वैसे अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है कि कितने लोग हैं जो जिनका ज़मीर उनको बता रहा होगा, कचौके लगा रहा होगा कि यार तुम नहीं जीते हो, तुम झूठा बता रहे हो, सर्टिफिकेट लेके लोगों को झूठ बोल रहे हो। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह रहा कि यार मैं सॉरी जी मैं नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है। लेकिन सारे लोग अब इजाजुल हक साहब से मुझे शदीद किस्म की रिजर्वेशंस हैं कि भाई फॉर गॉड सेक, आप तो बड़े समझते थे कि अपने आप को मैं बड़े एक बाप का बेटा हूँ, और उनको इतनी मेरे से निकलता लफ्ज के कुछ शर्म नहीं आती कि तीसरी पोजीशन से आपने अपने आप को जिता दिया और कहलवा दिया कि जी मैं जीत गया हूँ। तो इस तरह की अखलाकियात का भी तो जनाजा निकल गया ना जी। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मेरा मुस्लिम लीग नून के जो हमायती जर्नलिज्म है ना और सहाफी है उनसे बड़ा राब्ता रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि क्या हुआ है। अच्छा सब मानते हैं कि धांधली हुई है, कोई एक बंदा नहीं कहता कि धांधली नहीं हुई। अच्छा सब मानते हैं कि लाहौर की काफी नशिस्तें पीएमएलएन हार गई है। तो मैं कहता हूँ फिर बताइए आगे कैसे चलना है। तो आगे से कहते हैं यार देखो 2018 में भी ऐसे हुआ था, 2013 में भी ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा भाई जब तुम मान रहे हो कि लाहौर का मैंडेट चोरी हुआ है, जब तुम मान रहे हो कि लाहौर में डकैती हुई है, जब तुम मान रहे हो कि जनाब पीएमएलएन जो है वो उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे उसको खड़ा करके दिखाया गया है, ये सब मान रहे हैं। कोई एक मुस्लिम लीग का हामी जर्नलिस्ट जो है ना जो हमें ये कहे कि जी इलेक्शन शफाफ हुए, मुझे कोई नहीं मिला। सब मानते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन सब ने अपनी अपनी वो जैसे कहते हैं ना, मानते सारे निजी महफिलों में कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं लिखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं कि जनाब पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुआ है, ये हमारा किरदार है ना, यही तो हमारी, तो भाई बात यही ये तो है। मैं आप तो इजाजुल हक की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सही बता रहा हूं ये शरीफ खानदान के माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये डकैती करके इलेक्शन में आए हैं। उसके बावजूद जो है वो आप सीना तान के खड़े हो और इक्तदार के अंदर बैठे हो। सबको पता है कि इक्तदार किसका था और किससे छीना गया और क्यों छीना गया और किस तरह से आपको, जब ये आप सो गए थे, आप जाके घर चले गए थे दफातर बंद करके, आपको उठा के बताया गया कि जनाब खड़े हो जाएं, हमने आपको वो जो है ना टॉनिक पिला दिया है और अब आपके नताइज जो है वो आपके हक में आने शुरू हो जाएंगे, खड़े हो जाएं। अब खड़ा किया गया 4 बजे के करीब। एहसन इकबाल साहब पहली दफा मीडिया पे नमूदार होते हैं उस इलेक्शन की रात को और फिर आके मीडिया से बात करते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये चलेगा, आप इस जाली मैंडेट के साथ चलते रहे, लेकिन मसला ये है कि ये आप और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इससे जो तकसीम पैदा हो रही है वो आपको माफ नहीं करेगी। अगर आपको शौक है तो आप अख्तर मैंगल की तकरीरें निकालें, आपको शौक है तो हाफिज नईमुर रहमान की तकरीरें निकालें, आपको शौक है तो हजारा मूवमेंट वालों की तकरीरें निकालें, और आपको शौक है तो जनाब महमूद खान अचकजई की तकरीरें सुने, इमल वली की सुने कि किस तरह से एक साजिश के तहत हमें पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एलिमिनेट किया गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि जनाब हम बड़ी जोड़ के लोगों को कहते थे आओ इस्लामाबाद की सियासत करें, आओ डेमोक्रेसी की बात करें, हमें इस्लामाबाद से लड़ाई नहीं करनी, हमने अलहदगी पसंद नहीं बनना। लेकिन आपने आज हमें लाके वहां खड़ा कर दिया है जहां हमारे वो अलहदगी पसंद खड़े हुए हैं जो कहते थे देखा हमने आपको कहा था कि वोट के जरिए तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरीके से हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम लोगों को इकट्ठा कर करके लेके आते थे आओ पॉलिटिक्स में आओ, और नतीजा क्या निकला।
और यही बात वो डॉक्टर आरिफ अलवी ने कही है कि मैं सारी जिंदगी लोगों को इनवाइट करता रहा कि आओ यार पॉलिटिक्स में आओ, औरतों को कहा, बच्चों को कहा, प्रोफेशनल लोगों को कहा, और आपने क्या उसको नतीजा निकाल के दिया। यानी ये जो पूरी डिबेट है, अभी तो ये जरा हुकूमत बन जाए, और आपको इतना डर है, आपको इतना खौफ है कि आपने 6 दिन से ट्विटर बंद किया हुआ है, ठीक है ना। अब क्यों आपको डर ये है कि लोग वहां पर जाके रिएक्ट करेंगे। ओ भाई, ये जब 6 दिन के बाद, 8 दिन बाद खुलेगा, 9 दिन बाद खुलेगा, 10 दिन बाद खुलेगा, तो लोगों का लावा तो उनके पास मौजूद है ना, वो दोबारा रिएक्ट करेंगे, वो ये सवालात पीछा करेंगे आपका, वो पूरे इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स का, इस डकैती का लोग आसानी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लोग सवाल जरूर उठाएंगे, लोग बाहर ना निकले, लेकिन लोग आपके सिस्टम के ऊपर चैलेंज करेंगे, आपके जुडिशियल सिस्टम को, आपके इलेक्टोरियल सिस्टम को, आपकी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को। अब आपको देखिए ना, वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है, पहले उनका एक बयान आया, फिर उसके बाद वो जो दूसरा बयान आया वो किसकी कस्टडी में है, कहां से बयान आया है, किस तरह से दिया गया है, वो है भी नहीं, सामने पेश करे सर, ला के सामने पेश करे, पता चले कि वो बयान कितना सच्चा है, कितना झूठा है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी जनाब उन्होंने सबने बयान दे दिया है। भाई इस इलेक्शन के बारे में जो मुखालफीन है वो ये कह रहे हैं, ये आपने कभी सुना था कि कुछ हारे हुए कैंडिडेट कहें कि जनाब हम तो हार गए, लेकिन जीता वो नहीं है जिसको जिताया गया, जीता वो दूसरा है। ये है इलेक्शन कमीशन के माथे के ऊपर ये इलेक्शन, जिसके बारे में लोग इंटरनली अंदर से बैठ के चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन नहीं है। वो जो लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील साहब हैं, जो जज से जिन्होंने अपना रिटायरमेंट ले ली, उनकी तकरीर सुन ले। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पेनिट्रेट किया जा रहा है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। तो अब अगर आपने इस तरह से निजाम को चलाना है तो चला ले, कोई मसला नहीं है, आपके पास ताकत है, आप चला सकते हैं, चला ले। इसी सलमान भाई, आखिर में इसी जुडिशियल सिस्टम के हवाले से ही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो इमरान रियाज को दोबारा से अगवा किया गया है और फिर अब उनको पेश किया गया और उनको जुडिशियल कर दिया गया है, ये क्या मैसेज देने की जरूरत थी? क्या वाकईतन मुझे सब इमरान कह रहे थे कि जी मरियम को एक तोहफा देना था कि जनाब हमने हथकड़ी लगा दी है उसको, क्या इस तरह की चीज थी या वैसे कुछ मामला थे? देखिए ना, बात चीजें तो ऐसी हैं जहां मरियम नवाज साहिबा का जाती मसला बना हुआ है, सनम जावेद के ऊपर उनका जाती मसला बना हुआ है, इमरान रियाज पर उनका जाती मसला बना हुआ है, और भी बहुत से लोग हैं जिन पे जाती मसले हैं। क्योंकि मरियम के अंदर ये एक सिर्फ पाई जाती है, या खूबी या खामी जो भी आप कहना चाहते हैं, कि वो पीछा करती है चीजों के बारे में, ठीक है। तो वो मसला ये है कि ये आप कर लें। अब मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपने शुरू में बात की थी कि अगर वाकई जेन्युइन तरीके से आपने वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है तो इलेक्शन के बाद के नताइज के बाद आपके रिफ्लेक्शन डिफरेंट होने चाहिए थे। आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि चीजें हमसे जो हमने मैनेज की थी वो गलत हो गई हैं। अब हमें एक और तरीके से चीजों को लेकर करना है और एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो सारों के लिए काबिल कबूल हो और सब उनको जो है वो तारीफ और तौसीफ करे कि हाँ यार चलो ठीक है, आगे बढ़ना है। अब ये कोई पुराना मुकदमा है जिसपे इमरान रियाज साहब को एक ठेके के मामले में, एक ठेके के ऊपर जो उनके वालिद को भी और उनको भी, उनके भाई को भी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें ये है कि असल में प्रेशर बिल्ड करना है। अब वो प्रेशर ये बिल्ड करना है कि लोग अपनी जबान बंदी करें। अभी जो इस वक्त सबसे बड़ी गुफ्तगू हो रही है ना, कि आप खामोश हो जाए, आप जबान बंदी कर लें और मामलात को आगे चलने दें, मामलात को आगे चलने दें, बिल्कुल चलाएं, लेकिन इसमें से मामलात आगे नहीं चलते। ये तो आप जो है जिस मामलात को आगे चलाने की बजाय मामलात में और ज्यादा ठहराव और बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। वो मामला जो है खराब भी हो सकते हैं। सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।